आजकल हम अपने चारों तरफ बहुत तरह की मशीनों से घिरे हुए हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत तरह की अतरंगी चीजें देखते हैं, जैसे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर देख रहे हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी की क्रॉप इंसेक्ट्स। तो बेसिकली ये सारी इतनी अलग अलग वैरायटी आजकल हमें दिखाई क्यों दे रही है? तो इसका जो सबसे मेन रीजन है वो है स्टूडेंट्स बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। तो आज की क्लास में हम उसे बायोटेक्नोलॉजी के स्पेशल कुछ बेसिक फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो welcome to our YouTube channel Biofusion X. I'm your educator Neha, and today we are going to discuss about the recombinant DNA technology, which is situated in the biotechnology. So without wasting a time, let's start the class. तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है? सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर दूसरा हम बात करेंगे उनके टाइप्स के बारे में। फिर बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स जानने के बाद हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और फिर इसी में हम पढ़ेंगे डीएनए क्लोनिंग और उसके बेसिक स्टेप्स के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा दूं कि ये जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी हमारे साइंस की एक ब्रांच है, बट इसी के अंडर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम दूसरे शब्दों में आरडीटी भी कहते हैं। और आरडीटी अपने आप में बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, पूरा अलग से एक फील्ड है। ठीक है, तो जिसको एक क्लास के अंदर कवर अप कर पाना ठीक नहीं है, और ना ही ये चीज हो सकती है। तो ये बेसिकली इस आरडीटी की अपकमिंग बहुत सारी क्लासेस आएंगी, तो आपके सिलेबस में जितना है वो तो आपको करवाया जाएगा, बट उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। तो कम से कम इसके 3 से 4 वीडियोस बनेंगे, तो उतने में हमारा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर रोज एक नई नई वीडियो आएगी और आप हर रोज इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ओके, चलिए। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। देखो, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनी है। कौन कौन से? एक मिलकर बनी है बायो और दूसरी मिलकर बनी है टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स हमारा होता है बेसिकली बायोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइफ या लिविंग थिंग्स या बायो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी ही हमारी क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब देखो, ये जो बायोटेक्नोलॉजी, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स हमें जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम क्या था? कार्ल इरके। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल एंड मॉलिक्यूल्स are used to develop products and technology that improve our life. तो अगर मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी को समझाना चाहूँ कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम सेल वगैरह यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों का यूज करके कुछ नई नई तरह की चीजें बनाते हैं। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बेसिकली फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पे मैंने बेसिकली दो इंसान ले रखे हैं। एक का नाम अंकित है, ठीक है, और एक का नाम खुशी है। ठीक है, अंकित के अंदर बेसिकली क्या होता है? अंकित के अंदर बेसिकली बनता है बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। और जिनके अंदर इंसुलिन नहीं होता उन्हीं को ज्यादातर शुगर की बीमारी होती है। अब दूसरी तरफ खुशी है। खुशी के अंदर बेसिकली इंसुलिन फॉर्म नहीं होता। मैं क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ बेसिकली कि मैं खुशी को भी इंसुलिन दे पाऊं, पर वो जो इंसुलिन है ना, वो इंसुलिन बहुत कम अमाउंट में है। अंकित के अंदर तो बन रहा है, तो मैं थोड़ी ना करूंगी सारा का सारा इंसुलिन अंकित में से निकाल लूंगी, नहीं। तो मैं क्या करूंगी? अंकित में से बेसिकली थोड़ा सा इंसुलिन निकाल कर, ठीक है, और इस इंसुलिन को क्या करूंगी? इस इंसुलिन को खुशी के अंदर डाल दूंगी। पर अंकित के अंदर से इंसुलिन निकालने के बाद खुशी के अंदर डालने में टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो होगा नहीं। ये बहुत थोड़े से अमाउंट में, खुशी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो इस इंसुलिन को हमें क्या करना होगा? इस इंसुलिन को हमें ग्रो करवाना होगा। ठीक है, फिर इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि यह ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं कि अंकित के अंदर इंसुलिन निकालने से लेकर खुशी के अंदर इंसुलिन डालने तक के बीच की जितनी भी प्रोसेस होती है, ये सारे हम किसमें पढ़ते हैं? आरडीटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लो। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ना मैं एक बेबी चाहती हूँ, ठीक है, और मैं मैं अपना बेबी चाहती हूँ उसे कुछ अलग तरीके से चाहती हूँ। जैसे एक और नाम लेते हैं हम, हर्षिता।
ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं खुशी का। खुशी के ना बाल बहुत अच्छे हैं, और हर्षिता की आंखें बहुत अच्छी है। खुशी के बाल बेसिकली बहुत बेसिकली ब्राउन है, घने हैं। खुशी के एकदम ब्लू आईज है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ बेसिकली कि मेरा जो बेबी हो ना, वो उस बेबी में बाल भी बहुत अच्छे हो, और दूसरा उस बेबी में आई भी क्या हो, ब्लू हो। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, हमें पता है कि हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें होती है, जो भी हमारा फिनोटाइप होता है, कि आज जो हम बाहर से दिख रहे हैं, ये सारा की सारी चीजें हमारे जीन के अंदर होती है। जैसे कि अगर मेरे काले बाल हैं तो मेरे जीन में है। ठीक है। मेरी काली आंखें तो मेरे जीन में है। मेरी नाक ऐसी है, मेरे गाल ऐसे हैं, ये सारी की सारी चीजें मेरे जीन के अंदर है। ठीक है। तो अगर खुशी के बाल बहुत अच्छे हैं और हर्षिता की आंखें बहुत अच्छी है, तो जैसी बात है, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, इनके जीन में प्रेजेंट होंगी। तो मैं क्या करूंगी, खुशी के बालों वाला जीन इसके अंदर से निकाल लूंगी। ठीक है। और हर्षिता की आंखों का जीन निकाल लूंगी। राइट। इसे भी क्या कर लेंगे, इसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन दोनों का जीन निकालने के बाद बेसिकली मैं क्या करूंगी, इन दोनों की जीन को कंबाइन करूंगी। ठीक है। अब इन दोनों की जीन को कंबाइन करने के बाद मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ करवाऊंगी इस जीन की, और फिर उसके बाद जाके अपने बेबी में से ट्रांसफर करूंगी। ठीक है। तो जब ये कंबाइन हो जाता है, तो देखो अब यहाँ पे हमने दो जीन को बेसिकली अलग अलग सोर्स के दो जीन्स को कंबाइन करा, तो उससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिकंबाइन। रिकंबाइन में आप इसे कह सकते हो, या आप इसे रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हो। और बेसिकली क्या आपने क्या करवाया, रिकंबाइन करवाया किसे, ये जो आपने जीन एक्सट्रैक्ट करा था, ये क्या था, एक तरीके का डीएनए ही तो है। जीन क्या होता है, बेसिकली हमारे डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट ही तो होता है। यहाँ पे आपने क्या है, आपने ये इसका डीएनए ही है। यहाँ पे दो अलग अलग डीएनए को हमने क्या करा है, आके आपस में कंबाइन करा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रिकंबाइन या रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट करा किसको, रिकॉम्बिनेंट करा है हमने बेसिकली डीएनए को। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, हमारा बेसिकली यहाँ पे जो डीएनए बना वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और ये जितनी भी एंटायर टेक्नोलॉजी है, जो भी हमने इसमें यूज करी है, क्या भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फिर इसका आगे क्या क्या चीजें होंगी और कैसे मैं अपने बेबी में ट्रांसफर करूंगी, ये सारी की सारी प्रोसेस हम किसके अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हम अपने अंदर पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एंटायर प्रोसेस होती है हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सारी की सारी एंटायर प्रोसेस हम अपना आरडीटी के अंदर पढ़ते हैं। आरडीटी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो, या उसके अंदर का सेल या मॉलिक्यूल को यूज करते हो, किस लिए, ताकि आप अपनी जो भी चीजें हैं टेक्नोलॉजी से इंप्रूव कर सको। ठीक है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप क्या करते हो, यूज करते हो बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू क्रिएट न्यू मेडिसिन। अलग अलग तरह की मेडिसिन आपको बनानी है, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स बनाने हैं, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स बनाने हैं। ठीक है। कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने जो कभी खत्म ना हो सके, और भी बहुत सारी चीजों में हम इस बायोटेक्नोलॉजी टर्म को यूज करते हैं। ये वाली जो चीजें सारे का सारा हम एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, और आपको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन भी पढ़नी है। पर एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है। तो बात करूं तो मैं किसकी बात करूं, मैं टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की होती है। कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास होती है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या हम इसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी बेसिकली न्यू बायोटेक्नोलॉजी या न्यू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, ये किस बिहाफ पे थी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है। तो हमारी जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी किसके बिहाफ पे थी, कि जितने भी नेचुरल एंड बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी होती है। तो कैपेबिलिटी ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू मीन बाय कैपेबिलिटी ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म। सपोज करो कि हमें पता है, जो आजकल के टाइम पे हमें पता है कि दही के अंदर क्या पाया जाता है, दही के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने कभी भी घर में मम्मी को दही जमाते हुए देखा होगा।
ठीक है। तो वो क्या करती है, जब दही घर में खत्म हो जाता है तो दही घर में थोड़ा सा पानी बचा लेती है और उसे फिर क्या करते हैं, दूध में डाल देती है। इससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो दूध हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे उस दही को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका था, इस बैक्टीरिया का था। मम्मी ने कुछ नहीं करा, मम्मी ने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करा, उसका पानी उसी में डाल दिया। अब उस आज जो दही का पानी था उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो इन्होंने क्या बना दी, दही बना दी। ठीक है। आपने ब्रेड देखा होगा, तो आप जब ब्रेड बना, कभी ब्रेड कंपनी में जाना, तो बेसिकली वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं ईस्ट का। ये ईस्ट क्या करता है, ये बेसिकली फर्मेंटेट कर देता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। ठीक है। तो फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, बेसिकली CO2 बबल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि जो हमारी ब्रेड होती है वो क्या होती है, फ्लफी होती है। और उसमें जितने भी आपको पोर्स दिखते हैं वो जस्ट कि यहाँ पे CO2 का बहुत अमाउंट में ज्यादा क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं किस लिए होते हैं, ये भी हमारा ईस्ट करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, और हम ये भी जानते हैं कि एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट भी क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों की कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप क्या कर सकते हैं, दही बना सकते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हम ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी इसी बात पर डिपेंड थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या नेचुरल कैपेबिलिटी है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे सिट्रिक एसिड होता है, उसकी फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन बाय पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम का एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता था, पेनिसिलिन की फॉर्मेशन करता था। ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो हमें पेनिसिलिन मिलता था वो इस बेसिकली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मिलता था। और हमें पता है कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन हमारा सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है। राइट। क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फिर दूसरा कि मेकिंग कर्ड, कर्ड आप किससे बनाते हो, लैक्टोबैसिलस से बनाते हो। ब्रेड, वाइन, विच इज ऑल माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस आर फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस है। ठीक है। अब जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू ट्रेडिशन है, ये किस पे बेस्ड है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है वो है स्टूडेंट्स हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी पे थी, और जो हमारी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली किस पे बेस होती है, वो बेस होती है हमारी RDT, मींस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर एंड एक्सपोज इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। अब रिकॉम्बिनेंट RDT में क्या होगा, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया था, पुराने वाले में पेनिसिलिन का एग्जांपल देता। अब मैं क्या करती हूँ, सपोज करो कि जो पेनिसिलिन है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बनता है, पेनिसिलियम नोटाटम विच इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, पेनिसिलिन की फॉर्मेशन करता है। बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। मार्केट में ना पेनिसिलिन की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मार्केट वो पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक हमें बहुत काम देती है बीमारियों में। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सपोज कर लो कि सिर्फ पेनिसिलियम नोटाटम ही क्या करता है, उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन करता है। अब भाई तुम कितना इस बैक्टीरिया से फॉर्मेशन करवा लोगे, नहीं करवा सकते। हम चाहते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में सप्लाई करना चाहते हैं। सपोज करो ये एक दिन मतलब 10 के रेशियो में करता है, और हम चाहते हैं सप्लाई करना 100 के रेशियो में। ठीक है। तो भाई अब इतने सप्लाई करने तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इस पेनिसिलियम नोटाटम में क्या होगा, कोई एक ऐसा जीन होगा जो उस पेनिसिलिन की फॉर्मेशन करता होगा। राइट। तो हम इसके अंदर से क्या कर देंगे, इसके अंदर से बेसिकली उस जीन को निकाल लेंगे, और उस जीन को क्या करेंगे, उस जीन को बेसिकली हम लैब में ग्रो करवाएंगे। ठीक है। मैं बहुत लंबी प्रोसेस होते हुए बात करेंगे कि हमने इसके अंदर से क्या करा, इसके अंदर से वो जीन निकाल लिया, और जीन निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसकी ग्रोथ करवानी है, क्योंकि जितना ज्यादा जीन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमारा बेसिकली पेनिसिलियम बनेगा। ठीक है। ग्रोथ करवानी है, फिर उसे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होते हैं, बहुत तरीके की चीजें होती है। तो ये जो एंटायर चीज होगी कि अब हम इसे क्या करें, लैब में कर रहे हैं, ये हमारी क्या होगी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी होगी। ओल्ड में हम सिर्फ और सिर्फ इसे बैक्टीरिया पर डिपेंड थे, पर अब न्यू वाले में हम इसके बैक्टीरिया पर डिपेंड नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से वो जीन निकालकर अपना काम कर लेंगे। ठीक है। कैसे काम करेंगे, यही सारी चीजें हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो हमारी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होती है। कि अगर सपोज करो कि आपको मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन को भेजना है, तो वो क्या करोगे, आप उस इसी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से ही करोगे।
कैसे करेंगे सारी बातें हम धीरे धीरे वन बाय वन करके पढ़ेंगे, तो आप प्लीज पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलो, तो दो तरीके की बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ओल्ड और न्यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे फर्स्ट जैसे कि हमें पता है कि अगर हम दो अलग अलग डीएनए को कंबाइन करें तो हमें क्या बनता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, ठीक है। और दो अलग अलग डीएनए हमने कंबाइन क्यों करे, क्योंकि वो हमें वही बेसिक वही जीन पसंद थे। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में हर्षिता और खुशी का एग्जांपल बताया था। वो जो पॉल गर्ल थे, पॉल बर्ग थे, इन्होंने बेसिकली डीएनए को ट्रांसफर करा था। क्या करा था, ओनली ट्रांसफर डीएनए, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बाइंड डीएनए नहीं बनाया था, ओनली क्या करा था, ओनली करा था ट्रांसफर डीएनए को, ठीक है। कहां से करा था इन्होंने, बेसिकली SV40 वायरस से हमारा ट्रांसफर करा था क्या, डीएनए किसके अंदर, इन्होंने जो डीएनए ट्रांसफर करा था स्टूडेंट्स, वो आपका करा था ई कोलाई के अंदर। तो इन्होंने SV40 वायरस का डीएनए ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करा था। और किसकी मदद से करा था, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक फास का यूज करा था, जिसको हमने क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फास, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, लैम्डा फास की हेल्प से इस SV40 वायरस का जो डीएनए या जीन कह सकते हो उसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करा था। बट अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म, तो उन साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स हमारा स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। क्या नाम है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ठीक है। इन्होंने क्या करा था स्टूडेंट्स, इन्होंने बेसिकली लिया था हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया का लिया था, बेसिकली इन्होंने जो प्लाज्मिड लिया था वो हमारा लिया था सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम का, सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम। इस बैक्टीरिया में से इन्होंने क्या निकाला, प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के साथ इन्होंने क्या करा, इस प्लाज्मिड के साथ ही बेसिकली इन्होंने अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करा इन्होंने इस प्लाज्मिड के साथ लगा दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब देखो ये जो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारे एक तरीके का जीन है, राइट। ये क्या है, ये एक तरीके का जीन है, मीन्स ये भी हमारा डीएनए है। प्लाज्मिड में क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए ही होता है। तो यहाँ पे देखो दो डीएनए के अलग अलग सोर्स को क्या करा गया, रिकम्बाइन करा गया। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है। और इसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया ना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर ग्रो करवाने के लिए इन्होंने ई कोलाई के अंदर डाला था, और ई कोलाई में बेसिकली क्या हो रहा था, ये ग्रो हो रहा था। तो वही यहाँ पे क्या रखा है स्टूडेंट्स की, first made recombinant DNA by linking an antibiotic resistance gene with a native plasmid of Salmonella typhimurium, और 1972 में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था, ठीक है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 3 से 4 वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज द डीएनए, दूसरा होता है जीन, तीसरा होता है क्रोमोसोम। बहुत सारे बच्चे इन सारी चीजों को एक ही मान लेते हैं, पर ये बेसिकली एक है नहीं। देखो सपोज करो ये क्या है, ये आपका एक डीएनए है और ये 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब जितना भी आपका एंटायर डीएनए होता है ना, 97% जो आपका डीएनए होता है वो नॉन कोडिंग होता है, वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा होता। डीएनए का ओनली 3% पार्ट ही ऐसा होता है जो कोडिंग इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये एंटायर डीएनए क्या करेगा, आगे चलकर कोड नहीं करेगा। इस डीएनए को कुछ कुछ पोर्शन, सपोज कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही क्या कर रहा है, इतना इतना पोर्शन ही क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा। और बीच का ये जो पोर्शन है, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये सारा का सारा कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये नॉन कोडिंग है। कोडिंग वाला पोर्शन सिर्फ एक ग्रीन पार्ट है। तो डीएनए का वो पोर्शन या वो सेगमेंट जो आगे चलकर प्रोटीन बनाता है, आगे चलकर कोड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स की ये होते हैं जीन। डीएनए आपका पूरा है, पर सिर्फ जीन क्या है, जीन ही आपके फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए का।
तो कभी भी आप जीन और डीएनए को एक नहीं बोलोगे। डीएनए आपका उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों आता है, पर जीन में आपका सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आपके पास डीएनए होता है, डीएनए में हमारा बेसिकली कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट आता है। कोडिंग पार्ट 3% होता है, 97% आपका नॉन कोडिंग होता है। ठीक है, और ये जो कोडिंग पार्ट होता है ना, यही कोडिंग पार्ट बेसिकली आपका जीन होता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, आगे चल के प्रोटीन बनाता है। जो 97% होता है इसे आप जंक डीएनए भी कह सकते हो, ये आगे चल के कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, पर इसका भी अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो बात होगी किसकी, बात होगी आपके डीएनए और जीन की। एक वर्ड आता है, क्या एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, हमारा क्रोमोसोम। बेसिकली क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं बात यहाँ पे किसके डीएनए की कर रही हूँ, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ह्यूमन डीएनए की। ह्यूमन डीएनए जो होता है ना, वो आपका ऑलमोस्ट 2.2 मीटर होता है। अब इतना बड़ा डीएनए, और हमारा जो सेल है उसका बेसिकली साइज आप माइक्रोमीटर में होता है और ये मीटर में। अब इतने बड़े डीएनए को बेसिकली आपका सेल के अंदर जाना है या सेल के अंदर उसे अपने स्पेस चाहिए, तो इतना बड़ा डीएनए कैसे होगा। तो ये जो अगर आप डीएनए को खोलोगे तब वो 2.2 मीटर होगा। जैसे सपोज कर लो ये ना मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये वाली क्या है, एक वायर है। अब मैं इतनी वायर को, अब मुझे इतनी सी वायर को बहुत ही कम स्पेस में रखना है, तो मैं क्या कर दूंगी, उस वायर के ऐसे कॉइलिंग कर दूंगी। जैसे ये कॉइल है, तो क्या होगा, अगर मैं इसे खोल दूं तो बहुत लंबी बन जाएगी, पर इसे मैंने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, तो क्या होगा, बहुत कम स्पेस में आ गए। ठीक उसी तरीके से यही चीज हम क्या करते हैं डीएनए के साथ करते हैं, कि डीएनए हमारा क्या है, ये लंबी से खुली हुई वायर है, ठीक है, पर अब मैं इस डीएनए को क्या कर देती हूँ, कॉइल कर देती हूँ, तो वही कॉइलिंग के बाद जो हमारे पास आता है वही हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो ये क्रोमोसोम आपको बहुत इजीली क्या हो जाएगा, कम स्पेस में ज्यादा चीजें। ठीक है, तो वहीं पे आप ये देख सकते हो कि क्या है, न्यूक्लियस। हमें पता है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो हमारा होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है, कॉइल डीएनए होता है। डीएनए आपका सबसे फंक्शन बेसिक यूनिट होती है, और इसी डीएनए का कुछ फंक्शनल सेगमेंट है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना पोर्शन, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोर्शन क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो बात करो कि दो ऐसी टेक्निक्स है जिन्होंने आजकल के टाइम पे, मैंने भी आपको दो तरीके की बायोटेक्नोलॉजी बताई, ओल्ड और न्यू। तो दो ऐसी टेक्निक्स है जिन्होंने बेसिकली जो हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसको जन्म दिया है, जिसे हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है, सबसे फर्स्ट हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज आरडीटी, और दूसरा हमारे पास है बायो प्रोसेसेस टेक्निक। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायो प्रोसेस टेक्निक्स होती क्या है। जैसे कि सपोज करो कि मुझे मार्केट में क्या करना है, पेनिसिलिन भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, उस बैक्टीरिया में से पेनिसिलिन को निकाल रही थी, उसको लैब में ग्रो करवा रही थी, काफी टाइम तक उसको ग्रो करा गया, उसको दूसरे बैक्टीरिया में डाल के ग्रो करवाया गया। फिर क्या मार्केट में हम उसी बैक्टीरिया के साथ ही भेज देंगे वो पेनिसिलिन जो उस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो हो रहा है, नहीं। हम क्या करेंगे कि जो ये पेनिसिलिन हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल के ग्रो करवाया है, उसको क्या करेंगे, उसको उस बैक्टीरिया में से निकालेंगे, निकालने के बाद उसको साफ करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे, तब जाके वो हमारा कहाँ पहुंचेगा, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लो, फैक्ट्री में हम कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, किसी कंपनी में बन रहा है। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले वो कपड़ा आता है, बाहर से कपड़े के बहुत बड़े बड़े थान लाए जाते हैं। ठीक है, फिर उस थान को क्या करा जाता है, अच्छे से उस कपड़े को वॉश करा जाता है, फिर उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसकी स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग होने के बाद उसको फिर से वॉश करा जाएगा, फिर उसकी क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उस पर स्टिकर लगाएंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे। ठीक है, तो कितने अलग अलग स्टेप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्या करेंगे, लेबलिंग करने के बाद तब जाकर उसकी पैकेजिंग करेंगे, और पैकेजिंग करने के बाद क्या करेंगे, मार्केट में उसे सप्लाई करेंगे। सप्लायर भी कितने तरीके के होते हैं, कोई प्राइमरी सप्लायर होगा, कोई सेकेंडरी होगा, कोई टर्शरी होगा। ठीक है, फिर जाके वो कहाँ तक पहुंचेगा, मार्केट तक पहुंचता है। तो ये जो इतनी बड़ी एंटायर प्रोसेस है कि मार्केट तक कपड़ा आने से पहले कितनी सारी प्रोसेस होकर गुजर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट में कोई न्यू मेडिसिन आती है, कोई न्यू एंटीबायोटिक आ रहा है, तो इतनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरेगा। यही सारी प्रोसेस हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमें क्या करना है, कोई भी डीएनए और आरएनए है,
उसमें चेंज करना है। क्यों, जैसे मैंने एग्जांपल देता कि मुझे एक बेबी डिजाइन करना है, क्योंकि मुझे अपना मनपसंद बेबी चाहिए कि उसके अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए, उसका हेयर अच्छा होना चाहिए, उसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके नाक अच्छी होनी चाहिए, टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करूंगी, सारे के सारे जीन जो जो मुझे जिसका पसंद है उसका निकाल लूंगी। ठीक है, फिर उसको क्या करूंगी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दूंगी। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, वो अपने आप को शो करेगा। फिर उसके बाद क्या करूंगी, अब मैंने देख लिया कि अच्छा ये अब एक्सप्रेस होने लगा, मीन्स प्रोटीन बनने लगे। फिर मैं क्या करूंगी, अब उसको मैं निकालूंगी उस बैक्टीरिया में से जिसके अंदर मैंने डाला था। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगी, उसकी बहुत सारी सफाई धुलाई सब कुछ करने के बाद तब जाके उसे मार्केट में भेजा जाता है। यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम से, ये एक पर्सन है। ठीक है, मुझे क्या पसंद आ गया, इस पर्सन का हेयर पसंद आ गया, या फिर यहाँ पे हेयर नहीं, इंसुलिन जीन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इस पर्सन के डीएनए से क्या करा, इंसुलिन जीन निकाल लिया। मैंने इस पर्सन में से क्या करा, इंसुलिन जीन निकाल लिया, जो कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, GOI भी कहते हैं। फिर क्या करा, मैं इस इंसुलिन जीन को सीधा दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, इसको ग्रो करवाना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक दूसरा प्लाज्मिड लिया, जो कि हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। उस पर कट करवाया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करके एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया। यहाँ पे जो मैंने कट करवाया था, यहाँ पे इसकी कटिंग में मैंने क्या यूज करा, इसकी कटिंग में बेसिकली मैंने RE मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करे। यहाँ पे मैंने इस डीएनए में से इस जीन को निकालने के लिए भी मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करे। ठीक है, अब ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बेसिकली मैंने क्या करा, एक होस्ट के अंदर डाल दिया, जो कि हमारा कोई सा भी सेल हो सकता है, चाहे कोई बैक्टीरियल सेल हो सकता है, प्लांट का सेल हो सकता है, वायरस का हो सकता है। ठीक है, फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इसके अंदर जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है ये भी तो ग्रो करेगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड ग्रो करेगा। प्लाज्मिड ग्रो करेगा तो जैसी बात है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ग्रो करेगा। उससे उतने ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, उससे उतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन भी बनेगा, राइट। तो यही क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, यही सारी एंटायर टेक्निक हमारी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा ना, तो ग्रो करने के बाद अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने सारा का सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इतने सारे बैक्टीरिया वो सारा का सारा निकालना चाहती हूँ। तो निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो निकालने वाली टेक्निक आ जाती है, यही हमारी आ जाती है बायो प्रोसेस में। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे यही बोला गया था कि जितने भी हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसमें दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आती है, RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायो प्रोसेस टेक्निक्स। तो देखो, बायो प्रोसेस टेक्निक्स में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियर प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब। अब यहाँ पे सपोज करो, डिजायर माइक्रोब से क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पे कहा गया, हाँ, और भी बहुत तरीके के बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली जिनके पास ये वेक्टर नहीं गया होगा, या हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया होगा, तो मुझे उन बैक्टीरिया की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे, ऐसे अपने होस्ट सेल की ग्रोथ करवाएंगे जिसके अंदर हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, यही सारी चीजें हम बायो प्रोसेस टेक्निक्स में देखते हैं। तो वही कह रहा है कि उन्हीं माइक्रोब्स को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, और फिर उन्हीं माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के बाद जो भी हमारा उसके अंदर जीन था, अगर कोई एंटीबायोटिक का जीन है, कोई वैक्सीन का जीन है, किसी एंजाइम का जीन है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम क्या कर लेंगे, वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फॉरेन डीएनए है। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए आप मान सकते हो, आपको कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको कोई एंजाइम बनाना है, या आपको कोई नई तरीके की वैक्सीन बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक प्लाज्मिड है जिसके साथ आप क्या करोगे, कंबाइन करना चाहोगे। ये प्लाज्मिड के साथ ही क्यों करते हैं भी हम आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से क्या करोगे, कट करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइगेशन। और यहाँ पे आप अपना क्या बनाओगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप कहाँ पे भेजोगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप अपने होस्ट सेल के अंदर भेजोगे। फिर उस होस्ट सेल को आप कंडीशन क्या करोगे, मेंटेन करोगे, और फिर एक टाइम के बाद आप अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो इस होस्ट सेल में से निकाल लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा गया, इंसुलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही करा गया है। जैसे कि जो हम रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन आजकल बना रहे हैं, उसमें क्या करा है, हमने ह्यूमन के बॉडी से इंसुलिन जीन ले लिया, उस जीन को एक प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया, प्लाज्मिड के साथ लगा दिया। तो प्लाज्मिड के साथ लगाने के बाद हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। ठीक है, फिर उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने क्या करा, एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, जिसे हमने क्या बोला, ये हमारा होस्ट सेल है।
ठीक है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे हमारा जो जो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जिसे मैं आरपी लिख रही हूँ, ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फिर जैसे जैसे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे कितने सारे हो गए। फिर हम क्या करते हैं, ये इसे निकाल कर इसके क्लीन करेंगे इसे, फिर इसके पैकेजिंग करेंगे, फिर इसे डिलीवर करेंगे, तब जाके हमारा ये क्या है, आजकल के टाइम पे जो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज कर रहे हैं वो ऐसे ही होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इन सारी की सारी चीजों में क्या कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों में बेसिकली हम अपना डीएनए की क्लोनिंग करवा रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो क्या है, डीएनए क्लोनिंग। देखो क्लोनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, मेरे जैसे एग्जैक्ट दूसरी कॉपी बन जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंगल था, ठीक है, ये क्या है तो रिकॉम्बिनेंट, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, पर हमें पता है कि जो हमारा प्लाज्मिड है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन GOI है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ही हमारे डीएनए है। ठीक है। और हम इसे डीएनए को ही क्या करवाना है, और ज्यादा ग्रो करवाना है और इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बनानी है। ठीक है। ये तो है नहीं कि ये अलग होगा और इसमें जितने भी बनेंगे वो अलग होंगे, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट करना है, सेम एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। ठीक है। तभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक सिंगल था, यहाँ पे मल्टीपल इंसुलिन आ गए, मीन्स यहाँ पे क्या करवाया हमने, ग्रो करवाया। तो जो भी हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, GOI डाला, तो उसी के क्या कर दिया, मल्टीपल कॉपी बना दी है। तो ये एग्जैक्ट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोनिंग में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है। सिमिलैरिटी और क्लोनिंग वर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सिमिलैरिटी में कुछ चीजें सिमिलर होती है, कुछ चीजें सिमिलर नहीं होती, बट जब भी अगर बात हम करेंगे क्लोन की, तो क्लोन में सारी की सारी चीजें क्या होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो जो भी हमारा RDT का सबसे मेन बेस होता है ना, वो हमारा DNA क्लोनिंग ही होता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि डीएनए क्लोनिंग होता क्या है। तो देखो, डीएनए क्लोनिंग इज अ प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। डीएनए क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जिसे हम क्या कहेंगे, GOI कहेंगे, उस GOI की क्या करेंगे, कॉपीज बनाते हैं। ठीक है। These copy are then inserted into host organisms such as bacteria where they are replicated and studied further. फिर जो भी हम अपना बेसिकली यहाँ पे GOI की रिकॉम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनाते हैं, तो क्या करती है, कॉपी बनती कैसे है कि हम इससे पहले क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाएंगे या रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे, उस DNA को हम अपने होस्ट के अंदर डालते हैं। होस्ट के अंदर वो बेसिकली क्या करेगा, वो होस्ट के अंदर जैसे जैसे हमारा होस्ट सेल डिवाइड करेगा, हमारी कॉपी भी जो क्या होगी, वो भी मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई जैसे जैसे होती जाएगी, तब आखिरी में जो उसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो वही कह रहा है कि दिस कॉपी आर देन इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल, उन कॉपीज को होस्ट सेल में डाला जाता है, और होस्ट सेल में वो क्या होती है, होस्ट सेल में वो कॉपीज रेप्लिकेट होती रहती है। ठीक है। तो जो डीएनए क्लोनिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम बहुत सारे फील्ड्स में यूज करते हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, मेडिकल रिसर्च में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो डीएनए क्लोनिंग ही क्या है, सबसे मेन बेस है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर है तो कहीं ना कहीं डीएनए क्लोनिंग की वजह से ही है। ठीक है। चलो बात करते हैं डीएनए क्लोनिंग कितने तरीके की होती है। तो जो डीएनए क्लोनिंग है ना, बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग और दूसरी होती है हमारे सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो सबसे फर्स्ट वन इज दिस सेल बेस्ड और दूसरी होती है क्या, सेल फ्री। बात करूं किसकी, बात करूंगा मैं अपनी सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग की। तो देखो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्या है, ये सपोज करो हमारा एक GOI है, मेरा कोई इंसुलिन का जीन है। ठीक है। उस इंसुलिन के जीन को मैंने क्या करा, प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करवाया और अपना क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया। अब मुझे इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करवाना है, ग्रो करवाना है, और इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, ठीक है, इसको या तो मैं किसी सेल के अंदर डाल दूं, या तो बेसिकली क्या करो, इसको किसी मशीन के थ्रू क्या करो, मशीन के थ्रू इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूं। राइट। तो देखो जो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग होती है ना, वो क्या होती है कि वहां पे हम अपना जो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, अगर इसकी ग्रोथ हमें करवानी तो हम इसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को किसी सेल के अंदर डालते हैं। ठीक है। ताकि वहां पे क्या हो, इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए।
और दूसरा, सेल्फ फ्री डीएनए क्लोनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा बेसिकली बहुत थोड़े से अमाउंट में है, तो मैं इसे क्या करूंगी, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी मशीन में डाल के इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूंगी। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो, सपोज करो कोई एक क्राइम सीन था, ठीक है, यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। अब मर्डर हुआ है, हमें आइडेंटिटी करना है कि मर्डर हुआ किसका है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें कोई नाखून का टुकड़ा मिल गया हो, कोई बाल मिल गया हो, कोई ब्लड का सैंपल मिल गया हो। ये तो है नहीं का ब्लड बहुत सारा होगा, बिल्कुल छोटी सी ब्लड बहुत सारा होगा बेसिकली। पर अब क्या करेंगे, हम इन तीनों चीजों में से हमें पता है कि हमारी बॉडी के हर सेल में क्या होता है, हमारी बॉडी के हर सेल में बेसिकली डीएनए होता है। इन तीनों में से अगर कुछ भी हमें मिलता है तो हम उससे क्या कर लेंगे, डीएनए निकाल लेंगे। अभी जो डीएनए हमारे पास आया है बहुत थोड़े से अमाउंट में, ठीक है, और हमें क्या करना है, बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तो ये जो डीएनए है इसका अमाउंट हमें क्या करना है, इसका अमाउंट हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करना है बेसिकली इसका अमाउंट। ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यही डीएनए हमारा जीओआई मींस जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मेरे पास बहुत सारा टाइम हो, राइट, बहुत सारा टाइम, एकदम भरपूर टाइम है, तो मैं इसे किसी सेल के अंदर डाल के ग्रो करवाऊं। और मेरे पास अगर टाइम नहीं है, मुझे मतलब 1 घंटे बाद ही चाहिए बहुत सारा अमाउंट, तो मैं क्या करूंगी, इसे किसी मशीन के अंदर डाल के ग्रो करवाऊंगी। जैसी बात है, अगर सेल के अंदर डाल के ग्रो करवाऊंगी तो ये लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सेल क्या करेगा, जैसे जैसे डिवाइड करेगा वैसे वैसे हमारी कॉपीज बनेगी। पर अगर मशीन के अंदर डाल के ग्रो करवाऊंगी तो मशीन के अंदर बहुत थोड़े से टाइम में हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो मशीन का एग्जाम्पल आता है ना, वही होता है स्टूडेंट्स हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और जो हम अपना सेल के अंदर डाल के ग्रो करवाते हैं, ये हमारी सेल बेस्ड होती है, क्या सेल बेस्ड होती है डीएनए क्लोनिंग। और पीसीआर हमारी क्या होती है, सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग होती है, ठीक है। तो ये इट इज अ सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग दोनों में हो जाएगी, ठीक है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि डीएनए बिल्कुल सेम है, तो मशीन के अंदर डाल के हम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लोनिंग में दोनों होगा, पर इस सेल के अंदर नहीं हुआ, मशीन के अंदर डाल के हुआ, इस वजह से हमने इसे सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग बोला है। और जो हमारे सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग होती है वो हम बेसिकली एक सेल के अंदर डाल के करते हैं, इसलिए हम उसे सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग बोलते हैं। और जो हम पढ़ेंगे अपने पूरे एंटायर आरडीटी में, वो हम अपना सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग पढ़ते हैं कि एक सेल के अंदर डाल के जब हमें क्लोनिंग करवानी है तो वो कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो यही जो हमारे सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग होती है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी का होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग है सबसे फर्स्ट वाली, इसमें क्या है, किसी लिविंग होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है सच एज बैक्टीरिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने सेलुलर मशीनरी पे रिलाय रहते हैं क्या करने के लिए, डीएनए की क्लोनिंग करवाने के लिए, कि जैसे जैसे हमारा वो होस्ट सेल क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के क्या होंगे, क्लोन बनते जाएंगे, ठीक है। ये ज्यादातर हम किसमें यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम अपने जो हमने क्लोनिंग करी डीएनए फ्रेगमेंट्स की उसको क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सेल्फ फ्री डीएनए क्लोनिंग की, तो ये बेसिकली यहाँ पे किसी भी होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रिलाई ऑन प्यूरिफाई एंजाइम एंड सेलुलर कंपोनेंट टू रेप्लिकेट एंड एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पे हम किसी भी होस्ट सेल पे तो रिलाई रहते नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली जो लेबोरेटरी सेटिंग्स होती है, लेबोरेटरी मशीन्स की हेल्प से यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना डीएनए क्लोनिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही क्या होती है, रैपिड होती है। और इसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसकी बात करेंगे, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग की बात करेंगे। तो ये किसके स्टेप्स है, ये स्टेप्स है हमारे स्टूडेंट सेल बेस्ड के। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे स्टेप्स ऑफ सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, ठीक है। तो देखो इसके स्टेप्स, सबसे फर्स्ट क्या होता है कि हम आइसोलेट करेंगे किसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। फिर एक ऐसा वेक्टर ढूंढेंगे जो कि जिसके साथ हम क्या करेंगे, जिसके साथ हम अपना जो जीओआई है उसको इंसर्ट कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड लेते हैं बेसिकली ज्यादातर, और भी होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो हमने क्या करा, सबसे फर्स्ट अपना GOI लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर एक ऐसा वेक्टर ढूंढा जिसके साथ हम अपना GOI क्या कर सके, कंबाइन करवा सके। ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे हमने एक वेक्टर ढूंढ लिया और हमने अपना GOI ले लिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे किसकी, वेक्टर और DNA फ्रेगमेंट्स की। प्रिपरेशन से क्या मतलब है, जो भी हमने अपना जेनेटिक GOI लिया है और जो भी हमारा प्लाज्मिड है, उन दोनों को कंबाइन करवाएंगे। ठीक है। फिर कंबाइन करवाएंगे किसकी, यहाँ पे क्या होगा, लाइगेशन होता है, इन्हीं दोनों की मदद से कंबाइन होगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, जब हमारा लाइगेशन के बाद हमारा क्या रेडी हो जाता है, लाइगेशन करने के बाद हमारा स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेंट DNA रेडी हो जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर किसके अंदर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स बेसिकली हम अपने होस्ट सेल के अंदर। फिर जैसे हमारा क्या होगा, ट्रांसफर करने के बाद हम वहाँ पे सिलेक्शन और स्क्रीनिंग करेंगे। मतलब कि जैसे जैसे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफर करा है, वो जैसे जैसे हमारा होस्ट DNA डिवाइड करेगा, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि अनवांटेड, ये सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, अनवांटेड चीजें हटा देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे क्लोन DNA को। फिर उसको क्या करेंगे, उसको जो भी हमारा क्लोन DNA है, जो भी हमारा इंटरेस्ट का है, उसको क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट मतलब निकाल के प्यूरिफाई कर लेंगे। तो यही सारे स्टेप्स को हमें क्या करना है, वन बाय वन करके इन डिटेल में पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है वो हमारा बिल्कुल एक बेसिक ओवरव्यू था। किसका बेसिक ओवरव्यू है हमारा, कि एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है। ठीक है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। देखो ये क्या है, सपोज करो ये ना एक प्लांट का DNA है, प्लांट का कोई DNA है। ठीक है। तो प्लांट का DNA है, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो प्लांट का DNA बेसिकली ये ऐसा जीन है जो कि टॉल हाइट के लिए है। मतलब ये जो DNA है, ये ना, ये वाला जीन क्या करता है, हाइट लंबी करवा देता है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि क्या है, ये जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट ना पहले स्मॉल हो रहा था, इसकी हाइट लंबी हो नहीं रही थी। मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट ना लंबी होने लगे। तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसा प्लांट लूंगी जिसमें ऐसा जीन हो जो क्या करे, हाइट लंबी करे। तो आप इसे प्लांट 1 मान लो, और ये वाला क्या है, किसी प्लांट 2 का DNA। तो मैंने प्लांट 2 के DNA में से क्या करा है, लंबी हाइट वाला जीन निकाल लिया है। फिर मैंने क्या करा, अपने एक वेक्टर लिया है जो बेसिकली प्लाज्मिड है, उसके साथ क्या करा, उसके साथ बेसिकली मैंने अपना जो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसे मैं यहाँ पे GOI कह रही हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन करवा के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बेसिकली मैंने क्या करा, एक होस्ट सेल के अंदर डाला है। ठीक है। अब एक होस्ट सेल के अंदर डाला है मैंने, तो जैसे जैसे मेरा होस्ट सेल क्या करेगा, होस्ट सेल डिवाइड करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। ठीक है। अब ये जो होस्ट सेल है ना, इस होस्ट सेल को ही मैंने क्या कर दिया, इस होस्ट सेल को मैंने इस प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब ये होस्ट सेल सपोज कर लो कोई एक ऐसा वायरस है, कोई एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या करेगा, इस प्लांट को जाकर हार्म करता हो। ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस प्लांट को हार्म करता है पहले तो मैंने क्या करा, इस बैक्टीरिया के अंदर से वो हार्म वाला जीन निकाल दिया जो कि इस प्लांट को हार्म करता है, और उसकी जगह अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हार्मफुल जीन तो है नहीं, तो इस प्लांट को कोई हार्म भी नहीं होगा। पर इस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली मेरा कौन सा जीन है, लंबी हाइट वाला जीन है। तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इस प्लांट के अंदर डिवाइड करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये जीन भी एक्सप्रेस होगा, और मेरे प्लांट की क्या होगी, हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम नई नई वैरायटी की मेडिसिन बनाते हैं, नई नई वैरायटी की क्रॉप्स बनाते हैं। ये सारी चीजें हम रिकॉम्बिनेंट DNA में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी स्टूडेंट्स एंटायर प्रोसेस है हमारी, किसकी, एंटायर प्रोसेस हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। और अपकमिंग सारी क्लासेस में हम 1 बाय 1 करके इन्हीं सारी स्टेप्स को पढ़ेंगे इन डिटेल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।